कल हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ लिया था। ओम्स लॉ में हम लोग जो रेजिस्टेंस का ग्राफ देख रहे थे, ठीक है, उसमें ये दिख रहा है क्लियर, कलर सही है, दिख रहा है, हाँ। देखिए उसमें जो VI ग्राफ होता है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा ध्यान से। दो चीज़ें थी कि ओम्स लॉ वैलिड कब होता है। पहली चीज़ कि जो इसके बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ध्यान से सुनो, पहली शर्त क्या है कि द ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन V एंड I। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ग्राफ है वो शुड पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है, कल बताया था, स्ट्रेट लाइन दिखाती है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तभी आपका जो लॉ है ओम्स लॉ वो वैलिड होगा, यानी V इक्वल टू IR तभी वैलिड होगा अगर R कांस्टेंट है तो। क्लियर है, R इक्वल टू V अपॉन I तो वैलिड रहेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन जो ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होता है जब R कांस्टेंट हो। तो R कांस्टेंट होगी तो उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है। V और I के बीच में जो स्ट्रेट लाइन मिलती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ग्राफ I और V का दे दिया जाए और इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन दे दी जाए तो अब आपको R नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप I और V को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, I और V को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाँ 1 अपॉन R मिलेगा। 1 अपॉन R को हम बता चुके हैं क्या बोलते हैं आपको, ठीक है। तो ये 1 अपॉन R का ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये दोनों ग्राफ याद रहेंगे। सर कंडक्टेंस को मतलब किसी लेटर से लिखते हैं C या कुछ और, कंडक्टेंस को किसी लेटर नहीं 1 अपॉन R कंडक्टेंस है, ठीक है, और R आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, यानी जो करंट फ्लो में आपका आसानी पैदा करे। इतना क्लियर है सब बच्चों को, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन हो जाएंगे R, 2R, R/2, ठीक है, 4R। 4R सबका आ गया, 4R हैं, 2R, कुछ लोग बोल रहे हैं 2R, कुछ लोग 4R, दो ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखो लेंथ वायर एक था, ठीक है, ये वायर था, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी, L थी, इसकी लेंथ है आपकी L लेंथ थी, और क्या दिया हुआ था हमें इसके बारे में, इसका क्रॉस सेक्शन है, मान लो A क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ρL अपॉन A। हाँ, क्या किया इन्होंने, इसको स्ट्रेच कर दिया, डबल, इसकी लेंथ का डबल आगे फैला दिया, लेंथ को डबल कर दिया, यानी ये 2L हो गई। अब हम पहले देखेंगे कि इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ा होगा। तो वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, बताओ, वॉल्यूम तो कुछ नहीं चेंज होगा। हाँ, तो आपको इसको ऐसे ही अप्रोच करना है कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो फाइनल के बराबर होगा। तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है ना, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, लेंथ को तो आपने डबल कर दिया है तो एरिया पता करते हैं क्या होगा, ठीक है, यहाँ का जो A डैश होगा। तो बताओ L कैंसिल हो जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, A डैश हाफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो। अब आते हैं इसका नए वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, R डैश, वो क्या होगा आपका, रो तो रो ही रहेगा, L कितना है, 2L हो गया है। अच्छा, एरिया भी हमने देखा A डैश कितना हो गया, A/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो दो कितना आ रहा है, 4 इंटू ρL अपॉन A। तो ये ρL अपॉन A क्या है, ये R ही तो है, तो जो R डैश है वो क्या है, 4R हो गया। बोलो समझ में आया। तो अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, तो लेंथ को डबल करेंगे एरिया हाफ हो गया,
तो ये एरिया जो हाफ हुआ है ये भी ऊपर आ गया 2, तो 2 टू द 4 हो गया। तो लेंथ को अगर आप डबल कर रहे हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आई? बोलिए, आ गई समझ में? चलिए फिर एक और क्वेश्चन। 1/4 हो जाएगा। हाँ, तो वही वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाइए इस बार भी। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन इस बार लगाएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो पहले कितना था? ए इंटू एल। अब आपने एल को हाफ कर दिया तो ए डैश कितना हो जाएगा? नया एरिया। तो नया एरिया आपको साफ साफ दिख रहा है, डबल हो जाएगा, है ना? ये देखिए, बस इसी को उठा के रख देना है आपको। तो जो नई रेजिस्टेंस होगी आर डैश वो क्या आ जाएगी? रो इंटू एल, एल बाई 2 हो जाएगा। नीचे एरिया आपका डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 रो एल अपॉन ए। ये क्या होता है? तो आर होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू आर। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो पुरानी की 1/4 हो जाएगी। बोलो, सबको समझ में आया? हाँ, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब हम आप लोगों को एक शॉर्टकट बताते हैं इसको करने का। बहुत आसान तरीका है, नहीं अगर आपके कंपटीशन में आता है या मल्टीपल चॉइस में आता है तो इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है? इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है, और इसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे इसको? शॉर्ट में कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको तरीका क्या है करने का। अगर फाइनल रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है तो वो होगा n स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस। ये है फॉर्मूला इसको डायरेक्ट करने का, ठीक है। जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। नंबर ऑफ टाइम्स, इसको नोट कर लीजिए, लेंथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। पीछे वाले दोनों क्वेश्चंस को इससे करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था? लेंथ डबल हो गई थी ना, बोलो। लेंथ डबल हो गई थी तो n कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? देखो 4r आ रहा था, बोलो यही आ रहा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा था? लेंथ हाफ हो गई थी ना, तो हाफ हो गई थी तो कितना रखेंगे n को? हाँ, हाफ का स्क्वायर इंटू आर। तो ये देखिए अब आपका 1/4। तो आप चुटकियों में आंसर इससे निकाल सकते हैं। इस तरह के जितने क्वेश्चंस बनेंगे लेंथ के ऊपर, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चलिए करते हैं। कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, क्वेश्चन है यहीं पे लिख लेते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इज स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स, ठीक है, टू ओरिजिनल लेंथ। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, बताइए क्या होगी? इसी फॉर्मूले को लगाइए, हाँ, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या रखेंगे? आर डैश इज इक्वल टू एन कितना है? 10 टाइम्स 10 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस भी दे रखी है 3, तो आ गई 300 ओम। बोलो, समझ में आया? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हाँ हाँ, बोलते रहिए। नहीं, तो लेंथ से ही एरिया पे चेंज होता है ना, लेंथ से ही तो एरिया पे चेंज होता है। अगर मान लो एरिया के लिए भी होगा तो आप वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल से लेंथ में चेंज पता कर लेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना? नहीं कर लेंगे? अरे यार, अगर मान लो क्वेश्चन घुमा दे, एरिया दे दे, तो कोई बात नहीं है, हम वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कंजर्व रहेगा ना, उससे लेंथ में चेंज पता कर लेंगे। और जैसे ही लेंथ में चेंज पता चल जाएगा फिर हम ये फॉर्मूले पे आ जाएंगे ना कूद के। नहीं समझ में आया? चलो अच्छा, समझ गए? हाँ, अब एक बात बताओ, हमने तुम लोगों को पूरा करंट का डेरिवेशन कराया था, ओम्स लॉ को मैथमेटिकली प्रूफ कराया था, याद है? ओम्स लॉ वैसे मैथमेटिकली कोई प्रूफ कराएगा नहीं तुम्हें, हमने कराया था पूरा। उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यूज निकाली थी। जरा बताओ। अब सोच रहा हूँ ये क्या पूछ लिया आपने, है? ये नहीं पूछना चाहिए था। रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये आज हम लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरह। बताओ जरा, और गड़बड़ मत बता देना। एक लोग ऐसे नहीं, ऐसे, अरे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक लोग बोलो, कोई एक बच्चा बोले, कोई सब लोग बोलोगे तो सब कैसे समझ में आएगा? हाँ, 2m
2m। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? अरे ये था ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ। मिलाओ, कहीं लिखा था? कहीं नहीं लिखा था। 2m था। चलो 2m कर दिया, ये ठीक है। अच्छा रो की वैल्यू बताओ, रो की वैल्यू बताओ क्या था? रो की वैल्यू बताओ, यही थी ना? सही है। रो की वैल्यू बताओ। रो की वैल्यू क्या थी? अरे रो की वैल्यू बताने की क्या जरूरत है, इसको हटा दो। ये था, ठीक है, इतना ही था। बोलो सभी लोग, सही लिखा है? हाँ। अब देखते हैं 1/1 की टेम्परेचर बढ़ाने पर हर एक चीज़ पे फ़र्क क्या पड़ता है। ध्यान से देखो। सबसे पहले फॉर कंडक्टर्स, क्या रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से? रेजिस्टिविटी चेंज होती है या नहीं होती है? कंडक्टर्स में देखते हैं। देखो ध्यान से, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये ध्यान से सुनो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुने, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए, यहाँ पे रेजिस्टिविटी पे आ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें से कौन सी चीज़ बढ़ने वाली है बताओ? टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ेंगे। अरे यार, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ेंगे नहीं? हाँ, कोलिजन बढ़ेंगे तो टाउ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये बताओ। टाउ है क्या? किसी को पता है टाउ क्या है? कोलिजन अच्छा, कोलिजन क्यों बढ़ेगा, ये कंफर्म है? क्यों बढ़ेगा कोलिजन टेम्परेचर बढ़ाने से? वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे ना, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उनको, है ना? तो कोलिजन बढ़ेंगे तो जो टाउ है उस पर क्या असर पड़ेगा? वो कम हो जाएगा ना। रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है, अब आपने अगर कोलिजन बढ़ा दिए तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, है ना? बोलिए। हाँ, आइए दूसरी तरफ, साइमल्टेनियसली दूसरी साइड पे क्या असर पड़ेगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? कुछ बताएगा कोई? अरे आयनाइज का मतलब होता है उसको, इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। पढ़ाओ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, वही तो आयनाइज हो जाएगा ना, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमने स्पेक्ट्रम में भी बताया था आपको, याद करो, गामा रेस के बारे में बताया था। आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नहीं याद है। एडवांस लेवल का पढ़ना है सबको, और बेसिक नहीं क्लियर है। क्लियर है ना? आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? साथ में आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगा। अच्छा, आयनाइजेशन बढ़ने से इनमें से कौन सा फैक्टर बढ़ेगा, ये बताओ। कह दो इनमें से सारे फैक्टर्स। हाँ, एन क्या है? एन है क्या? एन है क्या? नंबर ऑफ, कहते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से? अरे भैया ये, हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, एम क्या है? एम बताओ जरा, पूछ ले, इनमें से भी सब चीजें याद हैं तुम लोग को। एम क्या है? मास ऑफ, अरे मास तो हमें पता है। नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें हो रही हैं भाई। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे थे वो पूरे मटेरियल की निकाली थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाल रहे थे हम। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे ना। रिलैक्सेशन टाइम किसका निकाल रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन का ना, एक जगह से टकरा के दूसरी जगह जाने के बाद। उसके बाद ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया था सबका मिला के। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये बताओ, आयनाइजेशन बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। हाँ, अब देखिए दो चीजें हो रही हैं। आपका जब टाउ कम होगा तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है रिलैक्सेशन कम हो जाएगा, ज्यादा कोलिजन होंगे, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगी। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये साफ साफ हमें दिखा रहे हैं कि क्या कम हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या कम हो रहा है यहाँ पे?
ये क्या दिखा रहे हैं कि आर और रो दोनों कम हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टिविटी को शो करते हैं, तो करंट ज़्यादा होगी। तो एक ही टाइम पे कंडक्टर में दो अलग अलग बिहेवियर दिख रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, एक डायकोटमी दिख रही है आपको, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है दोनों तरफ। अब यहां पे क्या होता है, जब कभी भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो ये देखेंगे डोमिनेंट कौन है, दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, और वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो डोमिनेट कर जाएगा वो हम मानेंगे कि उस केस में रेजिस्टेंस घट जाएगी और या बढ़ जाएगी। अब देखिए एक बात बताइए, जो कंडक्टर होता है उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, बोलो, मेटल्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 टू द पावर 19 पर मीटर क्यूब होते हैं। 10 टू द पावर 19 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 19 मतलब ये कितना है, लाख करोड़ अरब खरब, मतलब कहां पहुंच गए हम ना, बहुत हो गए। एक मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 19, इससे भी ज्यादा मान लीजिए आप, बहुत ज्यादा ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मीटर क्यूब में रहते हैं। ये नॉर्मल मेटल्स की बात कर रहे हैं आप। ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो अब ये बताओ इन दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ। यस यस, क्योंकि इसके बढ़ने से अब उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ने वाला ना, ऑलरेडी ज्यादा है, ये चीज ऑलरेडी ज्यादा है, कोई सिग्निफिकेंट ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट क्या होगा? ये होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर्स के मामले में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? बोलो। हाँ, तो ये चीज आपको 10th में वन लाइनर की तरह पढ़ा दी जाएगी खाली, कि क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बस इंक्रीज कर जाता है कंडक्टर में। फिर आगे बताएंगे सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। अब आपको समझ में आया कि कंडक्टर में ये पूरा खेल हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, और उसमें ये चीज डोमिनेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जबकि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा केस देखते हैं इसका। दूसरा केस है आपका सेमीकंडक्टर्स का, फॉर सेमीकंडक्टर्स। चलिए, सेमीकंडक्टर्स में क्या किया हमने? टेम्परेचर को बढ़ाया। अच्छा, टेम्परेचर को बढ़ाया तो वही चीज होने लगी कि यहां पे भी क्या होगा, यहां से क्या बढ़ेगा? कोलिजन्स, और उसके एज ए रिजल्ट क्या बढ़ जाएगा? टाउ। अच्छा, यहाँ क्या होगा? यहाँ एन बढ़ जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स जैसे कि कोई नाम बताएगा, सेमीकंडक्टर के नाम तो याद होंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन। अब सेमीकंडक्टर कहने के लिए सेमी है, मतलब आधे कंडक्टर हैं, अदरवाइज ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हाफ कंडक्टर नहीं, बिल्कुल अलग ही, ये अलग स्पीशीज होती है, वो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है। देखिए इनके पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर के पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब बताओ, जब पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो अब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, टाउ या एन? अरे एन होगा ना, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सोचो काफी सारे मटेरियल के अंदर, तो फिर ये चीज सिग्निफिकेंट हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे इस केस में क्या होता कि रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती, वो सॉरी बढ़ जाती, और रो भी बढ़ जाता। इस केस में क्या होता कि रेजिस्टेंस कम हो जाती और रो भी कम हो जाता। अब हमें देखना ये कि फैक्टर कौन सा डोमिनेंट होगा यहाँ पे, तो फैक्टर ये वाला डोमिनेंट होगा इस बार, ये वाला सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। हाँ, कहाँ टाउ शुड डिक्रीज? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, गलत लिख गया। क्लियर है, समझ में आया? यस। तो ये इस तरह से होता है कि सेमीकंडक्टर्स में ऐसे बोल दिया जाता है कि सेमीकंडक्टर्स में आपका जो टेम्परेचर है वो उसके इन्वर्सली वेरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाती क्योंकि उसमें से ये वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है। एक तीसरी कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं
कि इनके बीच में एक ग्राफ है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको कहाँ पे बनवा दें, यहाँ पे बनवाते हैं। देखिए कैसा ग्राफ आना चाहिए, ये क्या होगा, इधर रो होगी, ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। बताओ कैसा ग्राफ बनना चाहिए, बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, शुरू में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ओम्स लॉ की तरह ही बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से आ जाता है, इस तरह से इसका ग्राफ रहता है। इस ग्राफ को याद रखना, पहले ऐसे चलेगा, हल्का से स्ट्रेट लाइन दिए हुए, फिर ऐसे निकल जाएगा कर्व पाथ फॉलो करते हुए। यानी जैसे जैसे आप कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली तो जो आपकी रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, लीनियरली वेरी करेगी, लेकिन फिर अचानक से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर वो कर्व पाथ फॉलो कर जाएगा। ये किधर की तरफ जा रहा है, किधर झुका हुआ है ज़्यादा, दिख रहा है ना, रो की तरफ। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है आपका, रो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वही तो देखा था हमने कंडक्टर में, जो रेजिस्टिविटी। हाँ आगे चलते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ तो बताइए, तो बहुत आसान ग्राफ है। इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, नहीं, ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली रिलेटेड हैं, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इन्वर्सली रिलेटेड चीज़ों का ग्राफ कैसा आता है, ये देखिए ऐसा आता है ना। जब दो चीज़ें इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं तो ऐसा आता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो रेजिस्टिविटी वो कम हो रही है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है, यानी जैसे आप एक्स एक्सिस की तरफ आगे मूव करेंगे ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और देखिए कम हो नहीं रही है, यहाँ पे देखिए एरो से बनाते हैं हम पूरा, ये देखिए ये एरो कम होती जा रही है, नहीं, जैसे जैसे आप टी इधर जा रहे हैं, टी बढ़ा रहे हैं, एरो देखो छोटी होती जा रही है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो दो चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच ऐसा ग्राफ बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है ऐसा बनता है ना, ये तो पता है आपको, स्ट्रेट लाइन जाती है बीच में। तो ये दिमाग में रखिए दोनों ग्राफ। ये ग्राफ आपका किसका, सेमीकंडक्टर का रहेगा, और पीछे वाला जो ग्राफ हमने बनवाया वो है कंडक्टर्स का, वेरिएशन विद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं कुछ एलॉयज को। तीसरा है एलॉयज। एलॉयज के साथ क्या होगा, देखो एलॉयज जो होती हैं वो मैन मेड होती है, नेचुरली अकरिंग होती हैं, बताओ भाई, एलॉयज नेचुरली अकरिंग होती हैं, मैन मेड होती हैं, मैन मेड होती हैं। तो कुछ कोई एलॉय के नाम बताइए कुछ। नाइक्रोम हो गया, सबसे फेमस है, नाइक्रोम हो गया, और मैंगनीन हो गया, और बोलिए कुछ नाम। अरे एक बहुत फेमस है कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, हाँ स्टील, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो, एलॉयज में क्या होगा, एलॉयज हमने खुद बनाई है। अब जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए हमने यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से दो चीज़ें हो रही थी पहले भी, अभी भी दो चीज़ें होंगी। क्या क्या हो रही थी, जो टाउ है आपका वो डिक्रीज़ कर रहा था, और एन क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था। बोलो क्या ऐसा हो रहा था, ये दोनों चीज़ें हो रही थी। टाउ के डिक्रीज़ करने से आपका रो इंक्रीज़ करता है, और एन के इंक्रीज़ करने से आपका रो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। बोलो ये सही लिखा है हमने, अरे ये सही लिखा है ये भाई, हाँ, एन के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और टाउ के डिक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एलॉयज में क्या होता है, जितना रेजिस्टिविटी बढ़ती है उतना ही इधर कम हो जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर जाते हैं। कॉम्पनसेट कर जाते हैं तो क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है अगर एलॉयज में, तो रो और आर ये कैसे रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं, इसमें कोई चेंज, ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? yes. इसका मतलब ये है कि ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ
नहीं, बस यहीं पे यही चीज़ तो समझने वाली होती है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं। लेकिन आप सोचिए एलॉयज़ जो हैं वो बने किससे हैं? मेटल से ही बने हैं ना, अल्टीमेटली तो मेटल से ही बने हैं ना। एलॉयज़ कोई नई स्पीशीज़ थोड़ी ना है। हाँ, मेटल, आपको पता है कि मेटल्स पर टेम्परेचर बढ़ाने पर असर पड़ता है। उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है? कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सर्टेन टेम्परेचर होगा जहां पे आपको ये वेरिएशन दिखेगा। शुरू में नहीं दिखेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह ग्राफ आता है। कुछ टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, आप बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो चेंज होगा ना कुछ तो चेंज दिखेगा। आप बढ़ाते ही जा रहे हैं क्योंकि उसका ओरिजिनली तो वो मेटल से बना है, तो इसलिए कहा जाता है जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्या बढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर, ये देखिए, मतलब हम ये बता रहे हैं कि अगर आप ये टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे कोई असर नहीं दिख रहा है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कोई असर नहीं दिख रहा है आपको एक सर्टेन टेम्परेचर तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, कुछ ना कुछ उस पर असर दिखेगा, नजर आएगा। तो ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। टेम्परेचर के साथ तीनों का वेरिएशन समझ में आ गया। कंडक्टर के साथ क्या होता है? कंडक्टर के साथ क्या होगा? कंडक्टर के साथ क्या देखा हमने? हाँ, कंडक्टर के साथ हमने देखा, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, फॉर कंडक्टर के साथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाला टाउ वाला जो फैक्टर है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सेमी कंडक्टर के साथ क्या देखा हमने? सेमी कंडक्टर के साथ, क्योंकि उसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन बढ़ने की वजह से एन डोमिनेंट हो जाता है टाउ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तीसरी कंडीशन में एलॉयज में हमने क्या देखा, क्या रहता है, कोई असर नॉर्मली नहीं पड़ता है। ठीक है, एलॉयज हमने बनाए ही हैं। भाई आप कोई वायर यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, आप क्या चाहेंगे, बार बार उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो या कांस्टेंट बनी रहे? आपकी रीडिंग पे असर पड़ेगा ना अगर बार बार चेंज होगी रेजिस्टेंस, है ना। इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए आप एलॉयज बनाते हैं, ऐसे वायर यूज़ करते हैं जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, जो वर्किंग टेम्परेचर जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे उनकी रेजिस्टिविटी वेरी ना करे ज़्यादा। तो चलो आप रीडिंग ले रहे हैं, अभी आपने कुछ करंट की रीडिंग ली थी, वोल्टेज की ली थी, अगली बार ली तो रेजिस्टेंस ही चेंज कर गई, तो रीडिंग आपकी बहुत दिक्कत करेगा, आपको बार बार रीडिंग चेंज हो जाएगी, फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए आप ऐसी वायर बनाते हैं एलॉयज की। क्लियर है? कोई बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, आपने देख लिया कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, कितना रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, कितना कम हो रही है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कैसे, मतलब अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि कितने से बढ़ रही है, कितने से कम हो रही है, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि कैसे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालेंगे रेजिस्टेंस का, कैसे आपको पता चलेगा कि पहले इनिशियली जो टेम्परेचर था उस पर रेजिस्टेंस कितनी थी, फिर जब टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर उस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कितनी चेंज हुई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करना, अभी तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, सुपर कंडक्टर जो वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जो एलॉयज हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज पूछा जाए कि कैसे, कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो जाएगी, कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी कम होती है, वो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पर असर कैसे पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले टेम्परेचर T = 0 पे दो टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं। नहीं अभी चलेगी, अभी रहने देते हैं। नहीं अभी तो 55 हुआ है, अभी तो टाइम है मेरे पास। हाँ ठीक है। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए T = 0 डिग्री था जब T 0 पे, यानी 0 डिग्री पे, एट 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस थी वो मान लेते हैं R0 थी, R0 थी। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर था, Ti मान लेते हैं। फिर T फाइनल जो, मतलब थोड़ा टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस हो गया, थोड़ा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो वहाँ पे जो R आई वो RF हो गई फाइनल। ठीक है, ये कितने पे है, ये एट T किस पे है, ये पहला वाला R0 किस पे है, हाँ एट T = 0 डिग्री है, और ये वाला किससे पे है, कोई सर्टेन टेम्परेचर हो गया होगा, मान लो T डिग्री पे। ठीक है,
हाँ, तो अब इस आर नॉट और आर एफ में क्या रिलेशन होता है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, या आर एफ भी लिख सकते हैं इसको, बल्कि वो लिखा ही हुआ है, ये होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आया कहाँ से, इंटीग्रेशन से आता है। अभी इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कराने का, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, ये काम की बात है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वही है टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, क्या चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, हाँ नोट करिए इतना जल्दी से। डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर है, क्या क्या, डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर है, क्या पूछ रहे हो बेटा, डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर। फॉर्मूला वही लगाना है, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 इंटू एल्फा डेल्टा टी। सर 8.75 कैसे किया, कैसे किया जरा बताओ। हाँ तो गलत है, वही तो बता रहे हैं। एक बात बताओ, आपको जो आर नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर नॉट की वैल्यू कितनी, 5 ओम दे रखी है। आर नॉट का पीछे क्या लिखवाया था, आर नॉट कब होता है जब टी इज इक्वल टू, तो 0 डिग्री की वैल्यू है ये 0 डिग्री की है। फिर अभी तुमको हमने शुरू में ही बोला था थोड़ा ट्रिक करते हैं क्वेश्चन के साथ, लगा दिया वैसे ही उठा के। ये 0 डिग्री पे वैल्यू है तो 10 डिग्री पे वैल्यू है, आपको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जब तक आर नॉट नहीं आएगा तब तक आप आर एफ निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब ये यहाँ पे आपको ये आर एफ दिया हुआ है, आर एफ दिया है ना भाई, आर एफ दिया है ना 5, ये आर नॉट हो जाएगा 1 प्लस एल्फा, एल्फा जो दिया है वही रख दो। यहाँ पे डेल्टा टी कैसे रखेंगे, कितना भाई 0 से 10 हुआ होगा ना, 10 डिग्री तो 10 हो जाएगा। अब यहां से अब आर नॉट निकालिए, उसके बाद दोबारा से फिर इस फॉर्मूले में रखिए, कब 40 डिग्री के लिए। क्लियर, समझ में आई बात। 40 से फिर 10 माइनस करेंगे आप उधर से, या वो 40 आ जाएगा पूरा, 10 से माइनस करने की जरूरत है। तो यहां से आर नॉट कितना आएगा बताइए, यहां से आर नॉट निकालिए आप, ये जो आर नॉट आएगा आपका, इसकी वैल्यू फिर आप यहां पुट करेंगे, ठीक है। फिर वो 40 डिग्री के लिए आपका आर एफ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन में कि ये आपको आर नॉट दे ही नहीं रखा था, यहाँ पे ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है 5 ओम की वैल्यू, जबकि आर नॉट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऐसी ही ट्रिक्स होती है एग्जाम में, ऐसे ही घुमा देते हैं बस, और क्या करते हैं, कुछ नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, इसकी ट्रिक समझ में आई। इस क्वेश्चन क्यों मुश्किल था ये, यस सर, हाँ ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, ट्रिकी है। ऐसी ट्रिक बनानी है आपको, किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। आर नॉट की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी होगी, आर नॉट ये इस तरह से आएगा 5 अपॉन, इसको आप पूरा कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 25 ये होगा ना, ऐसे आएगा, ये इतना होगा 1.25, 4 आ गया था, आर नॉट 4 आ रहा है, आर नॉट कितना आ रहा है 4। हाँ तो ठीक है, अब वो निकालिए आप आर एफ। अब कैसे निकालेंगे आर एफ, अब आर एफ के लिए क्या लेंगे आप, ये लेंगे 4 ओम 7 और एल्फा की वैल्यू वही रखिए। अच्छा डेल्टा टी क्या रखेंगे, 40, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री या अरे 0 से ले रहे हैं तो 30 क्यों रखेंगे भाई, 0 से ले रहे हैं तो 30 क्यों रखेंगे, बोलिए। क्लियर है, यस। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे ये बताइए कि जो भी हमने वैल्यू अल्फा की निकाली है, मतलब जो अल्फा का फॉर्मूला है वो क्या है, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट
1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यही है ना। आपसे अगर क्वेश्चन में इस तरह पूछ ले, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर मैं क्लास में हूँ अभी, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ फिर। हाँ, सेमीकंडक्टर्स और मान लीजिए यहाँ पे एलॉयज। अब एक बात बताओ, जो आर फाइनल होगा वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कॉमन सेंस से बताओ। एल्फा बताओ, छोड़ो, अच्छा एल्फा बताओ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताओ, आरएफ छोड़ो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे वेरी करेगा? या आरएफ भी बता सकते हो, अल्फा तो ज़्यादा मुश्किल लगेगा तुम्हें बताना, आरएफ ही बताओ, छोड़ो इसको भी बताओ। आरएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी कंडक्टर के लिए या नेगेटिव आएगी? हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कोई डेटा नहीं रख रहे हैं, ये डायरेक्टली मतलब ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्या आएगी? एक बात बताओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज करेगा, बोलिए, बढ़ेगा। डेल्टा टी बढ़ेगा तो जो आर नॉट की वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। अरे आर नॉट में कुछ ना कुछ ऐड होगा ना ये। तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी, तो कॉमन सेंस है। इसका मतलब है आरएफ की वैल्यू हमेशा कंडक्टर के लिए कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? अरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना टेम्परेचर बढ़ाने पर, बोलो। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, ज़्यादा आएगा ना, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ये तो कॉमन सेंस ही बता सकते थे, अभी आप पीछे वेरिएशन विद टेम्परेचर देख चुके हैं कंडक्टर का, फिर भी गड़बड़ हो गई। अच्छा, सेमी कंडक्टर के लिए कैसी होगी वैल्यू? हाँ, सेमीकंडक्टर में आपको पता है ये डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब आर नॉट से भी कुछ चीज़ माइनस होगी ना, यहाँ पे घटेगी। तो कोई चीज़ घटेगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा। एलॉयस के लिए क्या होगा? एलॉयस के लिए हाँ, नियरली मतलब अभी देखा था ना, एग्जैक्ट जीरो नहीं कराएंगे क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो उस पर असर दिखाएगा ना, वो भी मेटल के ही बने हुए हैं, मेटल से मिलकर। तो नियरली किसका? एलॉयस पॉजिटिव नहीं, नियरली जीरो बोलेंगे हम लोग, क्योंकि बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, तो नियरली जीरो बोलेंगे आप, जीरो नहीं, नियरली जीरो। तो एलॉयस के लिए नियरली जीरो, नहीं, आफ्टर सम टाइम इतना आगे कौन जा रहा है, मतलब ये कि उसकी पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम बोल रहे हैं कि नियरली जीरो, जीरो नहीं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये मान लीजिए ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये आर है रेडियस, और कुछ ऐसे वेलोसिटी होगी ना v। कौन रिवॉल्व कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन। रेडियस कितनी दे रखी थी? रेडियस थी इसकी 0.5। किया है किसी ने? नहीं किया है क्वेश्चन? तो कितना हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करेंगे, क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बताया था आपका स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में ही, 10⁻⁻10 मीटर होता है, बोलो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻11। बताइए भाई कितना होगा? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, क्या आवाज़ नहीं आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻11 हो जाएगा। हाँ, अच्छा, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी? वेलोसिटी कितनी दे रखी थी? 2.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो फॉर्मूला यही लगा था ना हमें, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते हैं।
टाइम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमें निकालने को क्या कह रहा था? एवरेज करंट। तो करंट के लिए हमें Q तो पता है, Q क्या हो जाएगा? E हो जाता, लेकिन T नहीं पता था। T कैसे निकालें यहाँ से? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस एक, हाँ 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर हो जाएगा। और आपका नीचे स्पीड कितनी होगी? ये दे रखी है हमें, v स्पीड से जा रहा है, तो वैल्यू रखिए। कितना आया था आप लोगों का? I में डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं उठा के, Q तो E हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा? T की वैल्यू 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -11 और V डिवाइडेड बाई V कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आप यहाँ पे E की जगह पे सीधे रख दीजिए क्या? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये इस तरह से जिसने किया उसका आंसर सही आया होगा। बाकी कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं, फिजिक्स खत्म हो गई, मैथ्स है यहाँ पे। कैलकुलेशन को भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे 7 का कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है और ना और आसान हो जाता। बोलो यही लिखा है? ये आ रहा है सबका, ये इक्वेशन बन रही तो सही है, हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। बाकी तो थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये। कैलकुलेटर से कर लो, ये तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 और 6 कितना होता है? 17 और 19 से, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। हाँ, और ये इधर कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 5 4 ज़ा 27 और 15। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये दोनों हटेंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लो, बस आंसर आ जाएगा। और कोई कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और कोई क्वेश्चन था? हाँ एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। कौन सा था? एक सेकेंड ढूंढ लेता हूँ मैं। हाँ ये था ना, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वाला। कंडक्टर बना लेते हैं, ध्यान से सुनिए। 30 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक, ठीक है। मान लेते हैं ये है क्रॉस सेक्शन कोई, जिस क्रॉस सेक्शन से आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ये इधर आगे बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। इनको जो टाइम लग रहा है पास होने में वो 5 सेकेंड। फॉर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, यानी ये नॉर्थ है ये साउथ है। फिर कह रहा है कि 20 अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। फाइंड करंट। तो अब खुद सोचिए नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे। नेट चार्ज पासिंग आप पता चलेगा तभी तो करंट निकलेगी। करंट क्या होता है? चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। तो नेट चार्ज कितना है यहाँ पे बताइए? क्यू नेट। तो क्यू नेट निकल आएगा तभी पता चलेगा हमें। क्यू नेट कैसे निकालेंगे हम? बोलो बेटा, क्यू नेट कैसे निकालेंगे? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज किसी को पता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है, हाँ 2e के बराबर है, मान लो ऐसे याद रखो, 2e के बराबर है लेकिन प्लस में। अब बताइए यहाँ पे क्यू नेट कैसे निकालेंगे हम? अरे अल्फा पार्टिकल का चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना भाई, ये ज्यादा होगा ना, डबल से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे बताइए? 20 अल्फा पार्टिकल, इनको मल्टीप्लाई करो 2e से, माइनस करना है 30 इलेक्ट्रॉन, इनको मल्टीप्लाई सिर्फ e से करना होगा। तो कितना आएगा बताइए? ये हो जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन माइनस 30 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज हुआ। नेट चार्ज की डायरेक्शन बताओ। नेट चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। हाँ बस। अब आपको करंट निकालनी है तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी करिए ये। और टाइम कितना लगेगा बताइए? टाइम तो उतना ही लगेगा सब में, सेम 5 सेकेंड हो जाएगा। अब बोलिए, खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा कंपटीशन के ट्रिकी होते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग काफ़ी डीप डेप्थ में चले गए हैं, तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, क्लियर है, तो जितना भी घुमाएगा ट्विस्ट करेगा करने दीजिए, आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस को खाली प्रैक्टिस से नहीं किया जा सकता।
ऐसा नहीं आपने उठा के खूब सारी शीट्स कर डाली और हो जाएगा, नहीं होगा, वो तो रटना हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वो आप थोड़े भी करिए तब भी ठीक है। तो मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट पहली प्रायोरिटी पे रखिए, सेकंड प्रायोरिटी उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रैक्टिस आपकी, और वो भी लिमिटेड। ऐसा नहीं मैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि आपने एक ही कॉन्सेप्ट पे उठा के 100 क्वेश्चन 20-200 क्वेश्चन कर दिए, वहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट बेचारा रो रहा है उसमें 10 ही क्वेश्चन हुए हैं आपने, ठीक, कहीं पे आप 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। बैलेंस बना के क्वेश्चन करिए। पहली प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, डेप्थ में जाइए, उसकी और चीज़ें पता करिए कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे टेम्परेचर का जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस के साथ, तो हमने आपको अंदर तक बताया कि ऐसा इसलिए होता है, ये डोमिनेट कर जाता है ये, तो इससे क्या होगा कि आपको अब डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको रटा कुछ नहीं आपने। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। तो बस यही कंपटीशन है, आपके सारे निकलते चले जाएंगे। कब जेई मेन, जेई एडवांस के, नीट के, इन सब के क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी आसानी से आप ये सब सॉल्व करने लग गए। ठीक है, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना है। ठीक, कोई भी नई चीज़ अगर सीखने को मिल रही है तो उसको सीखिए अच्छे से। ये मत सोचिए अरे ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं, अरे कभी तो सिलेबस में आएगी ना, अगले साल जाओगे तब तो होगी, उसके अगले साल जाओगे तब तो होगी, 2 ही साल हैं आपके पास। ठीक है, तो क्लियर हो गया अब तक, इतना कराया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज वाले लेक्चर में? हाँ,